बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स को स्टार्ट करेंगे। रिड्यूस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है यूनिट नंबर 8.4, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो वेव्स का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है, तो उसी का इंट्रोडक्शन मैं लूँगा थोड़ा सा क्विकली। दैट सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। वेव्स बेसिकली क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट इज कॉल्ड द वेव्स, राइट। तो अगर आपकी वेव जो है वो एनर्जी को ट्रैवल करानी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो दीज सब वेव्स आर कॉल्ड द प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। लाइक वी हैव लाइट वेव्स और वी हैव साउंड वेव्स, बोथ आर कॉल्ड द प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स दैट आर कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सही। Those waves which can transmit energy from one place to another place are called the progressive or the traveling waves. Traveling waves और progressive waves एक ही चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि आपकी जो ऐसी waves जो कि एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं from one place to another, these सब waves are called the traveling और progressive waves. Right, progressive waves को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर, there are two types of progressive or traveling waves. These are called the transverse waves and longitudinal or compressional waves. सही। तो देखें ये बेसिकली जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स, जिसमें देखें ये आपके पास रेड कलर की जो एनर्जी शो हो रही है कि एनर्जी आपकी जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है। देखें पोजीशन नजर आ रही है आपको, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। सही। अब हम लोग जो इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसे वेव्स जिसके अंदर जो वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव के, दीज सब वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? लाइट वेव्स हमारे पास एग्जांपल हैं ट्रांसवर्स नेचर की, यानी कि ट्रांसवर्स वेव की। और हमारे पास जो रिपल ऑफ वाटर बनता है, यानी कि वाटर के अंदर आपको कोई चीज़ को फेंकेंगे तो आपको जो है वो वाटर वेव्स बनती हुई नजर आएंगी, रिपल बनता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली जो रिपल वेव्स हैं वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द वेव ट्रैवल कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखें जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखें ये सी, ये आपको स्पीड ऑफ लाइट दिखाई दे रही है कि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जबकि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें आपकी जो है वो वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल करी, जबकि पार्टिकल्स आपके अप एंड डाउन वाइब्रेट करें। सो दीज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव की हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे पास लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और सेकंड हमारे पास क्या है, रिपल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यानी कि आप पानी के अंदर कुछ चीज को डालेंगे तो उसके अंदर जो आपको जो है वो लहरें बनती नजर आती हैं। तो लहरें आपकी ऊपर से नीचे बन रही होती हैं, जबकि आपकी जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन ऑफ वेव वो कहाँ आती है? आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्टर्बेंस। सही है। तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। फिर हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल ऑफ द वेव्स जो है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही होती है। सही। वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। इसी को हम लोग जो है वो कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर आल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव, जिसके अंदर बेसिकली कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की जो है वो टर्म के अंदर जो है वो वेव ट्रैवल कर रही होती है। सही है। तो मैं इसकी आपको थोड़ा सा जो है वो इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको जो है वो इसकी डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास कंप्रेशन वेव्स हैं। ये हमारे पास क्या है? कंप्रेशन वेव्स हैं। पोर्शन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड इज कॉल्ड कंप्रेशन। देखें जहां पर हमारे पास बहुत नजदीक कंप्रेशन, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल करते हैं। सही। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन ये होता है कि जहां पर आपके जो एयर के जो या किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशंस। सही है। और उसके नेबरिंग हमारे पास जो एरिया होता है वेव का वो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? रेयर फ्रैक्शन। तो जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कंजस्टेड हैं, दीज आर कॉल्ड द कंप्रेशन, और जहां पर अवे हैं दीज आर कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन। और फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, और इसी टर्म में आपकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि पोर्शन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड द पोर्शन वेयर द पार्टिकल्स आर नॉट क्राउडेड इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शंस। देखिए ये क्राउडेड है तो ये कंप्रेशन है, ये देखें क्राउडेड नहीं है तो ये क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन बन गया। देखें अगेन ये क्या बन गया? हमारे पास रेयर फ्रैक्शन बन गया। फिर हमारे पास ये क्राउडेड नहीं है तो ये क्या, सॉरी कंप्रेशन बन गया। और ये हमारे पास क्राउडेड नहीं है तो ये क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन बन गया,
राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन वेव्स इज वन वेवलेंथ। देखें, दो कंप्रेशंस के दरमियान हमारे पास जो है वो एक वेवलेंथ, हम कहते हैं ना क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस कॉल्ड वन वेवलेंथ। तो जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पर वेव का क्रस्ट बनता है, और जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर ट्रफ बनेगा। तो देखें यहां पर भी क्रस्ट बन रहा होगा, यहां पर भी क्रस्ट बन रहा होगा। तो क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वन वेवलेंथ होता है बेसिकली। तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस हमारे पास जो वन वेवलेंथ होता है, या फिर रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन हमारे पास क्या होगा, वन वेवलेंथ होगा। सही। तो हमारे पास एग्जांपल्स देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखते हैं, कंप्रेशनल नेचर रखते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, वेव प्रोड्यूस इन स्प्रिंग व्हेन इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। अगर आप जो है वो स्प्रिंग को आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन कराएंगे, यानी कि इस तरह से मोशन कराएंगे, यूं बैक एंड फोर्थ इस तरह से मोशन कराएंगे, तो आपके पास जो है वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे आपको। अब मैं जो है आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूं कि जिसमें आपको जो है वो डिफरेंस नजर आएगा दोनों वेव्स के दरमियान। देखिए ये ट्रांसवर्स वेव है कि जिसके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रही है, जैसे रेड कलर का आपको जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती नजर आ रही है। यहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर देखें ये कंप्रेशन है और ये क्या है, रेयरफेक्शन है। जहां आपको कंप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा वहां आपको जो है वो क्रस्ट बन रहा होगा, जहां आपको रेयरफेक्शन नजर आ रहा होगा वहां पर आपका जो है वो ट्रफ बनेगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर दैट इज कॉल्ड द वन वेवलेंथ। तो हमारे पास कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो है वो वन वेवलेंथ होती है। सही। देखें ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सही, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव कि जिसमें आपकी वेव जो है इन द फॉर्म ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन ट्रेवल कर रही है। और ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है कि जिसमें हमारे पास पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल कर रहे हैं। वेव जा रही है इस तरह से, तो आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। राइट। तो साउंड भी हमारे पास क्या है, वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखें हमने यहाँ पर क्या कहा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड वेव। देखें बेसिकली स्पीड को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। राइट। तो यहाँ हम लोग किसकी बात करें, साउंड वेव के डिस्टेंस की बात करें। तो देखें उसी को हम लोग जो है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेव्स की बात करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम, कि आपकी साउंड वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। आपके साउंड की स्पीड ज्यादा होगी तो आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा वेव का। अगर आपकी साउंड की स्पीड कम होगी तो आपकी वेव जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर। सो साउंड वेव्स आर कंप्रेशन वेव्स इन नेचर। साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन वेव्स होती हैं, यानी कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की टर्म के अंदर जो है वो ट्रैवल करती हैं। द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। देखें आपकी साउंड वेव जो है ना बेसिकली ये मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं। देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस आपको पता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जो कि किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि मीडियम डिपेंडेंट होती हैं। जैसे साउंड वेव हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है, तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो डिपेंड करती हैं दो चीजों के ऊपर। एक आपके पास है डेंसिटी ऑफ मीडियम, सेकेंड आपके पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी बेसिकली डिफाइन किया जाता है, यंग मॉडुलस आपने पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी दैट इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी कि अप्लाइड प्रेशर, और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। राइट। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये इलास्टिसिटी और मीडियम और डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है उसके ऊपर जो हमारे पास वेव्स कैसे डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम वाज ड्राइव्ड बाय न्यूटन एंड मे बी रिटन एज। देखिए इसने जो है वो इसी फॉर्मूले जो है वो एक ड्राइव फॉर्मूला यूज किया था स्पीड ऑफ कंप्रेशनल वेव्स के लिए, मैकेनिकल वेव्स के लिए। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया दैट अभी मैंने आपको डिपेंडेंस बताई इसकी, कि कंप्रेशनल वेव की जो स्पीड है ये एक ड्राइव फॉर्मूला बेटा, लेकिन हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ लॉन्ग कंप्रेशन और मैकेनिकल वेव्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो स्पीड है, यहाँ हम लोग साउंड की बात करें, साउंड की स्पीड कैलकुलेट करें तो साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। अब इलास्टिसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है और डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, देखें इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सही। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आप जो है वो सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें यानी कि प्रेशर अप्लाई करें तो उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, यानी कि उसका स्ट्रेन क्या रहता है, जीरो रहता है। तो स्ट्रेन जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो है वो इलास्टिसिटी होगी, यानी कि सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होगी। सही।
दूसरे नंबर पर आता है लिक्विड्स। लिक्विड को जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा, राइट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब आपकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि स्ट्रेन बढ़ेगा तो आपका यंग मॉडुलस यानी कि कम हो जाएगा। तो जब आपकी इलास्टिसिटी कम होगी तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस, सही है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी के। आपका मीडियम जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी रखता होगा उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। अब देखें सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है तो उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विड की जो है वो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के मुकाबले में जो है वो ज्यादा है, तो उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो ये स्पीड है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर, और इनवर्सली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। यानी कि जितना मास ज्यादा होगा आपका, ये डेंसिटी बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इनर्शियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगी। जितना मास आपका ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपकी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी। तो अंडरस्टूड सी बात है कि मास ज्यादा होगा तो हमारी एनर्जी डिसिपेट ज्यादा होगी, राइट। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, तो एनर्जी ज्यादा से डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो है वो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी। आपका मीडियम जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उतनी ही कम उसकी इलास्टिसिटी हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे ज्यादा होगी, सही। तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखें, अगर मैं जो है वो कंपैरिजन करता हूं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, गो कि उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। तो दैट्स वाई जो है वो सॉलिड की में के अंदर जो स्पीड ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड के अंदर स्पीड जो है वो कम हो जाती है साउंड की। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने क्या बात कही थी। देखें अब हम लोग जो है एक्सप्रेशन की बात कर चुके, इस वाले फॉर्मूले को मैं जो कंप्लीटली आपको बता चुका, सही है, कि हमारे पास जो कंप्रेशनल वेव्स जो बेसिकली डिपेंड करती हैं इलास्टिसिटी के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था, न्यूटन assumed that when sound waves travel through air, the temperature of air during compression remains constant and pressure। अब देखें यहां पर इधर तक बात कर लेते हैं, फिर प्रेशर की बात आगे बाद में करेंगे। न्यूटन ने कहा था कि जब आपकी साउंड वेव ट्रैवल करती है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है कि हमने कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बारे में बात की ना, तो कंप्रेशन में आपके जो आइटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम है, वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी जो ब्राउनियन मोशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज कर जाता, सही है। तो कंप्रेशन गुजरने के बाद जब रेयरफेक्शन आता है तो यही पार्टिकल्स जो है क्या हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं। तो जब पार्टिकल्स अवे हो जाते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ही माइनरली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंप्रेशन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेयरफेक्शन में आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, के जिसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने यह अज्यूम किया था कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कंप्रेशन में माइनरली इंक्रीज होता है और रेयरफेक्शन में टेम्परेचर आपका मॉलिक्यूल्स के अवे हो जाने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, सही। तो ये हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस, सही है। तो दोबारा से इसको यहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन अज्यूम दैट व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर, द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यूरिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड रेयरफेक्शन यहाँ पर डाल दीजिएगा, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, सही। तो अगर हमारे पास जो वो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो प्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यही करेंगे। तो अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग बॉयज लॉ को यहाँ पर यूज करेंगे, दैट प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल P, यानी कि इनिशियल से फाइनल हो जाएगा। फाइनल में क्या होगा कि आपके पास इंक्रीज आ जाएगा प्रेशर में, है ना। P प्लस डेल P का मतलब है कि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू V माइनस डेल V, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बॉयज लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ,
राइट, कि इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या है, P इंटू वी है, लेकिन फाइनल प्रेशर आपके पास देखें प्रेशर इंक्रीज हुआ P प्लस डेल P के फैक्टर से और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ V माइनस डेल V के फैक्टर से। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं अंदर, एंड दैट PV देखें इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर फॉर फाइनल वॉल्यूम, दैट इज P प्लस डेल P। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। फिर मैं क्या करूंगा, P को मल्टीप्लाई करा दूंगा V के साथ, P को मल्टीप्लाई करा दूंगा डेल V के साथ, डेल P को मल्टीप्लाई करूंगा V के साथ और डेल P और डेल V से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। देखें PV से आपका PV कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, देखें ये जो चेंज आपको नजर आ रहा है ना, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये बहुत ही लेस प्रेशर और लेस चेंज होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट -4 का चेंज होता है। तो जब एक्सपोनेंट -3 को आप एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो है वो निगलेक्ट ही कर देंगे। देयर द प्रोडक्ट ऑफ डेल P इंटू डेल V इज स्मॉल देयरफॉर निगलेक्टेड। तो हमारे पास देखें ये माइनस में था, इसको वहां शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये P डेल V दैट विल बी इक्वल टू डेल P इंटू V, राइट। तो मैं क्या करूं, देखें डेल V यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको वहां शिफ्ट करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सही, अब ये P देखें, P मेरे पास जो है वो डेल P के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डेल V से भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा बिकॉज ये 1/b हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा, P इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाय डेल V डिवाइडेड बाय V। अब देखें ये हमारे पास बन रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर। सही, प्रेशर अप्लाइड इज कॉल्ड द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, देखें ये मेरे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा ये हमारे पास। सही, देखिए ऊपर डेल P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे आपके पास क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्रेशर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज E। यही कहा था मैंने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेयर E इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस इज, देखें हम लोग जो है ये इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, ये वाली इक्वेशन V इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय P। तो हमने E को किसके इक्वल कर दिया, P के इक्वल कर दिया, यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो प्रेशर के इक्वल हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर E की जगह किसको पुट कर देंगे, प्रेशर को पुट कर देंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आप जो है उसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एयर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1.29 kg पर क्यूबिक मीटर। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके स्पीड ऑफ साउंड कितनी आएगी, 280 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। सही, अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारे पास जो है वो 279 कुछ समथिंग आएगी। तो भाई देखें यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की गई थी साउंड की वो थी 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारे पास जो न्यूटन ने स्पीड कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 280 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन की जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला उसने बनाया या जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दी है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर वो सही होती तो फिर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड आती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 16% का डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सही, तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड, द थ्योरेटिकल वैल्यू इज अबाउट 16% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो इसका मतलब ये कि न्यूटन फार्मूला हमारे पास जो है वो गलत है। तो न्यूटन फार्मूला को करेक्ट किया था फिर एक जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, दैट इज नोन एज द लेप्लेस, तो उसका नाम था लेप्लेस, और लेप्लेस ने जो है वो साउंड का जो है वो करेक्ट रिलेशन बताया था। उसने क्या कहा था लेप्लेस ने, उसके बारे में बात करेंगे। A French mathematician Laplace explained the discrepancy in the theoretical and experimental value of speed of sound in air। अच्छा, एक और बात सुन लीजिएगा बेटा, एक और बात सुन लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका बुक के अंदर वो लिया गया है रॉ GH। प्रेशर जो है अगर आप जो है उसको इन टर्म्स ऑफ पास्कल और देखेंगे तो क्या होता है, रॉ GH। वहाँ पर जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम ली गई है, G जो है वो 9.8 है, और H जो है वो हाइट ऑफ मरकरी है जिस पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब यहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ वैल्यूज ज़्यादा हो जाएंगी, कैलकुलेशन में आप जो है वो गलती कर जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज बिल्कुल कम है, छोटी सी वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज़ है। सही है, अच्छा जी। तो क्योंकि ये आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हो ना, ये आपकी जो है वो मरकरी की हाइट के ऊपर ही निकला हुआ है। तो लेप्लेस की बात करते हैं, लेप्लेस ने क्या कहा था। अब देखें, लेप्लेस ने कहा था कि न्यूटन ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन दिया है वो गलत है।
वो गलत किस लिहाज से? देखिए उसने कहा था कि आपके जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो इतनी तेज से ट्रैवल करते हैं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कंप्रेशन में जो टेम्परेचर जो हाई हुआ है वो आपके रेयरफेक्शन में लो होने से पहले ही वो आगे चला जाता है, यानी कि आपकी वेव जो है वो आगे ट्रैवल कर जाती है। मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। न्यूटन ने क्या कहा था कि जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कंप्रेशन में, आपका जो है वही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा रेयरफेक्शन में। लेकिन ये सब चीज़ें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी फास्ट जो है वो जनरेट हो रही हैं कि आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो आपके जो है वो लेवल होने से पहले ही आपका जो मतलब कंप्रेशन जो है वो आगे ट्रैवल कर जाएगा। सही, तो दैट्स वाई लैप्लेस ने यही जो है चीज़ को बेस बना के और करेक्ट बेस उसने बनाया था कि आपका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर आपके कंप्रेशनल वेव के टर्म के अंदर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ ट्रैवल करते हैं कि आपका जो कंप्रेशन में ट्रैवल हाई हुआ था, टेम्परेचर जो आपका इंक्रीज हुआ था वो रेयरफेक्शन में लो होने से पहले आपकी वेव जो है वो आगे ट्रैवल कर जाएगी। सो दैट्स वाई आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं रहा। सही, तो इसने कहा था कि ये आपके पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो देखें इसमें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, Laplace assume that the compression and rarefaction in air take place so rapidly that heat of compression does not able to transfer to neighboring cooler region, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। Therefore the temperature of the medium does not remains constant, that is an adiabatic change। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हीट कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो एडियाबैटिक चेंज हो जाएगा। सही, तो इसने जो है वो बेसिकली अब यहाँ पर एप्लीकेबल हम लोग तो नहीं कर सकते बॉयज़ लॉ को, लेकिन उसने बॉयज़ लॉ के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग किया था, कंसीडरिंग दिस एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच वी हैव। अब यहाँ उसने बॉयज़ लॉ के अंदर क्या चेंज किया कि वॉल्यूम जो है वो आपका एडियाबैटिकली चेंज हो रहा है। सही, ये बेसिकली एडियाबैटिक हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन है, दैट इज गैमा इक्वल्स टू CP डिवाइड बाय CV। सही है, यही वो चेंज है जो कि आपके जो है वो करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करके देगा। सही, तो उसने कहा था जी कि आपने जो है वो जो बॉयज़ लॉ है, बॉयज़ लॉ के अंदर आपने जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को नहीं रखना बल्कि एडियाबैटिक चेंज को कंसीडर करना है। जब उसने एडियाबैटिक चेंज को कंसीडर किया था एयर के लिए तो उसके पास जो है वो एग्जैक्टली सही वैल्यू आई थी। सही, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं, हीट की जो रेशो है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैट। सही, तो हम लोग जो है फिर वही बात करते हैं, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड गैमा इज कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो उसने जो है वो जो कांस्टेंट वैल्यू फॉर एयर कैलकुलेट हुई भी थी उसी को यूज़ किया था, तो उसके पास जो है करेक्ट वैल्यू आ गई थी स्पीड ऑफ साउंड की। तो हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। Now if the pressure increases from P to P plus del P and therefore volume changes from B to V minus del V according to Boyle's law। Boyle's law को इसने इस्तेमाल किया था लेकिन Boyle's law को एप्लीकेबल नहीं कर सकते थे ना, तो सो दैट्स उसने क्या कहा जी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैमा आ रहा है। गैमा क्या चीज़ है, गैमा बेसिकली एडियाबैट है। एडियाबैट का मतलब है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है लेकिन आपकी जो है वो कन्वर्जन हीट जो है वो सेम रहेगी। नो हीट विल एंटर और लीव द सिस्टम, ये हमारे पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। सो यहाँ पर हमारे पास देखें जहां पर वॉल्यूम आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, एडियाबैट आ जाएगा, दैट इज ए पी वी गैमा इक्वल्स टू P प्लस डेल V माइनस डेल V इनटू गैमा। सही, तो अब देखें इसको आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो P देखें ये V, आपने यहाँ पर एक जो है वो एडिशनल स्टेप करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, छोटा सा मैथमेटिकल स्टेप है कि आपने यहाँ से V गैमा को कॉमन निकाल लेना है। V गैमा को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखें V गैमा यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ पर नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करवा दोगे V गैमा को। सही है, तो ये वाले स्टेप को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। V गैमा को आपने कॉमन निकालिए, देखें V को पावर के साथ आपने कॉमन निकाला है, राइट। तो यहाँ से V बाहर निकल गया तो यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ पर V मौजूद नहीं है तो आप क्या करोगे, V को डिवाइड करवाओगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास वही चीज़ बन जाएगी दोबारा से। सही है, तो V गैमा से आपका V गैमा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी, P दैट विल बी इक्वल्स टू P प्लस डेल P 1 माइनस डेल V डिवाइड बाई V की पावर गैमा। राइट, देखें अब यहाँ पर हमारे पास जो है एबनॉर्मल पावर है। एबनॉर्मल पावर अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स का एक हमारे पास रिलेशन है बायनॉमियल थ्योरम। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अप्लाइंग बायनॉमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर्स टर्म ऑफ डेल V। डेल V के पर जो हायर पावर होगी या हमारे पास जो
स्क्वायर टर्म आएगी इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉल्यूम का चेंज है ये बहुत कम होता है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म होता है, एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट -4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसकी हाई पावर को निगलेक्ट कर देंगे। तो बायनॉमियल थ्योरम को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ और आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखें, बायनॉमियल थ्योरम होता है 1 + a की पावर n दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + na। सही है, ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपने ये याद रखना है कि जो पावर है ना ये आ जाएगी आपके सेकंड वाले फैक्टर से पहले। सही है, तो बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला बहुत लंबा है, तो आपको वो फॉर्मूला मैं इतना लंबा लिख नहीं रहा, ना ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके जो ऑलरेडी बहुत इक्वेशन बहुत लंबी है। सही है, बस आपने इतना याद रखना कि ये पावर जो है ये बी फैक्टर से पहले आ जाएगी बायनॉमियल थ्योरम को यूज करते हुए। सही है, अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी यही वर्किंग होगी, और उसके बाद हमारे पास हायर पावर आएंगे, तो हायर पावर को हमने यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, निगलेक्ट करवा दिया। सही है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे पी को इसके साथ, फिर हम लोग जो है वो तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो पी से पी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर जरा कि यहाँ हमारे पास देखें अगेन ये डेल पी और डेल वी, फिर हमारे पास जो है वो चेंज का प्रोडक्ट आ रहा है, तो चेंज का प्रोडक्ट और ज़्यादा लेस हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमने उसको भी क्या कर दिया, निगलेक्ट करवा दिया। जब निगलेक्ट करवा दिया तो उसको हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया, पी गैमा डेल वी डिवाइड बाई वी दैट विल बी इक्वल टू डेल पी। अगेन हम वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन का जो है वो रिलेशन बनाएंगे। देखें ये पूरा फैक्टर इसको मैं मान लेता कि डिवाइड करवा दूंगा, तो ये क्या देखें ऊपर क्या बन गया, प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस, और नीचे क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज स्ट्रेन। राइट, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन गया। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या बन जाएगी, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स v इक्वल्स टू ई की जगह क्या आ जाएगा, p गैमा डिवाइडेड बाय डेंसिटी। राइट, तो p हम लोग को ऑलरेडी पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैसेस के लिए, एयर के लिए गैमा जो है 1.41 होता है, क्योंकि ये हमारे पास रेशो है, दैट्स वाई इसकी कोई यूनिट नहीं है। और डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है 1.29 kg पर क्यूबिक मीटर एयर की डेंसिटी। तो जब आप ये वैल्यूज को पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करके आप जब इसका फॉर्मूला ड्राइव मतलब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। So this speed of sound agrees with the experimental value 332 meter per second, which within reasonable limits. Therefore, Laplace correction must be correct. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि Laplace correction जो है वो close है to the experimental value. सही है, तो ये हमारे पास है 8.4 स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन। न्यूटन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और Laplace करेक्शन कहा जाता है बेसिकली इस टॉपिक को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।